दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित एक एक्शन थ्रिलर मूवी की कहानी। प्यार और जंग के इर्द गिर्द घूमती इस फिल्म की कहानी काफी जबरदस्त है, जिसे देखकर के आप लोगों को न सिर्फ काफी मजा आएगा बल्कि ये भी सीखने को मिलेगा कि आखिर क्यों जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो ऑल इन वन मूवी एक्सप्लेन प्रस्तुत करता है बोर्न आउट ऑफ द एसएस। मूवी की शुरुआत में 13वीं शताब्दी का उज्बेकिस्तान दिखाया जाता है। ये वो दौर था जब मंगोल शासकों ने हर तरफ अपना वर्चस्व फैला रखा था। वहाँ जो बड़े गांव आजाद थे, उनके नौजवान लोग अपने लीडर के साथ कारवां में रहकर के घुमक्कड़ की तरह जीवन जिया करते थे, जबकि बुजुर्ग और नाबालिग लोग गांव में ही रहते थे। इन्हीं गांव में से उज्बेक जनजाति के एक गांव का लीडर होता है दारा, जो अपने सेनापति करीम और कारवां के साथ कुछ सालों बाद अपने गाँव लौट रहा था। इस दौरान जब ये लोग एक जंगल से गुजर रहे थे, तभी अचानक से उन्हें एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है, जिससे ये सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। तभी अचानक से वो शेर जाफर नाम के एक सिपाही पर छलांग लगा देता है, लेकिन वो उसे जान से मार पाता। इससे पहले ही सरदार दारा तीर चला कर के बैठा देता है उस शेर को नासा के रॉकेट में। वहीं जाफर का शेर के डर से पजामे में ही पेशाब निकल गया था। ये देख कर के कारवां के सभी लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, जिससे जाफर को बहुत शर्मिंदगी होती है। वहाँ से थोड़ा आगे जाकर के जब ये लोग आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, तभी दारा का बाज एक संदेश लेकर के आता है। सेनापति पूछता है कि बाज किसका संदेश लेकर के आया है मालिक। तब दारा कहता है कि इस बारे में हम गांव चलकर के बात करेंगे। इसी बीच शर्मिंदगी से बचने के लिए जाफर घोड़ा लेकर के कहीं भाग जाता है। कुछ देर बाद दारा अपने कारवां के साथ अपने गांव में पहुंच गया था। वहां वो अपने पिता कासिम से मिलता है। उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम्हारा बेटा आजाद पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार है। वो 5 भाषाएं जानता है और वो हमेशा पढ़ाई लिखाई ही करता रहता है। इस पर दारा अपने पिता से पूछता है कि क्या आपने उसे तीरंदाजी, तलवार चलाना और लड़ाई करना सिखाया। कासिम कहता है कि नहीं, लड़ाई सीखने से बेहतर है ज्ञान हासिल करना। वैसे भी हम कई सालों से तमाम आक्रांताओं से लड़ते आए हैं। दारा कहता है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस वक्त मंगोल शासकों ने आधे से ज्यादा उज्बेकिस्तान पर कब्जा कर लिया है, इसलिए जिंदा रहने के लिए लड़ाई सीखना बहुत जरूरी है। और आप खुद भी तो एक बेहतरीन तीरंदाज थे, आपने भी तो कई दुश्मनों से लड़ाइयाँ की है, फिर आप अपने पोते को ये सब कुछ क्यों नहीं सिखाते। कासिम कहता है कि मैं नहीं चाहता कि युद्ध का दंश जो हमने झेला है वो तुम्हारा बेटा भी झेले। मत भूलो कि इसी युद्ध की वजह से तुम्हारी पत्नी मारी गई थी। यह सुनकर के दारा अपने बेटे आजाद के पास जाता है, जो कि अकेले खुली जगह पर बैठकर के पढ़ाई कर रहा था। दारा पूछता है कि बेटे तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। तब आजाद कहता है कि मैं कविता लिख रहा हूँ। फिर वो अपने पिता को उस जगह पर बनाया हुआ मचान दिखाने के लिए ले जाता है और कहता है कि मैं अपना ज्यादातर समय इसी मचान के अंदर बैठकर पढ़ने लिखने में लगाता हूँ। तब दारा कहता है कि यह जगह तो गांव से बहुत दूर है और चारों तरफ मंगोल आक्रांताओं का खतरा भी है, फिर भी दिन रात तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। आजाद कहता है कि मैं इन सब के बारे में नहीं सोचता। ये सुनकर के दारा बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और उसे पकड़ कर के वापस ले जाता है गाँव के अंदर और उसे पीटते हुए कहता है कि मैं और तुम्हारे दादाजी सभी कुशल तीरंदाज और लड़ाके हैं और तुम अपना पूरा समय लिखने पढ़ने में बिता रहे हो। इससे तुम्हारी आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। बड़े होकर के ना तुम अपनी रक्षा कर पाओगे और ना ही अपनी जनजाति के लोगों की, फिर क्या फायदा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का। आजाद को पीटता देखकर उसे प्यार करने वाली गाँव की एक लड़की फरजाना दारा के सामने तलवार लेकर के खड़ी हो जाती है। ये देख कर के दारा वहाँ से हट जाता है और अपने पिता कासिम के पास जाकर के कहता है कि मैं अब आजाद को अपने साथ कारवां में ले जाऊंगा, क्योंकि अगर वो यहाँ रहा तो वो इस काबिल भी नहीं बन पाएगा कि खुद की जान बचा पाए। रात को अचानक से दारा को अस्तबल से किसी की आवाज आती है। जब वो जाकर के देखता है तो कोई घोड़ा लेकर के वहाँ से भाग रहा था। दारा धनुष उठाकर के उसे तीर मारने ही वाला था। तभी जाफर की माँ दारा से कहती है कि वो जाफर था जो यहाँ छुप कर के मुझसे मिलने के लिए आया था। दारा पूछता है कि वो कहाँ रह रहा है और क्या कर रहा है। इस पर जाफर की माँ कहती है कि इस बारे में मुझे नहीं पता। इसके बाद अगले दिन दारा अपने बेटे आजाद को जबरदस्ती तैयार करके अपने साथ कारवां में ले जाने की तैयारी करने लगता है। वो आजाद को एक तीर दिखाते हुए कहता है
कि इस तीर को गौर से देखो, ये वही तीर है जिससे दुश्मनों ने तुम्हारी माँ को मारा था। मैं ये तीर तुम्हें सौंप रहा हूँ ताकि ये तुम्हें याद दिलाता रहे कि लड़ना सीखना कितना जरूरी है, क्योंकि हम जहाँ हैं वहाँ कमजोर इंसान की कोई जगह नहीं है। लेकिन आजाद का अपने पिता के साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तब आजाद के दादा कासिम अपने बेटे दारा से कहते हैं कि इसे अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी चुनने दो कि ये विद्वान बनना चाहता है या फिर योद्धा। तो दारा आजाद से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। इस पर आजाद कोई जवाब नहीं देता और दारा उससे नाराज हो जाता है, पर उसका सेनापति करीम उसे समझाता है। तब दारा सेनापति से कहता है कि तुम कारवां को लेकर के निकलो, मैं अभी कुछ दिन और यहीं रहूंगा और कोशिश करूंगा कि कम से कम आजाद थोड़ा बहुत लड़ना तो सीख ले। ये सुनकर के करीम कहता है कि सरदार यहाँ पर तो बहुत ज्यादा खतरा है, अगर हम लोग चले गए तो आपकी हिफाजत कौन करेगा। तब दारा कहता है कि मेरी फिक्र मत करो और तुम लोग चले जाओ। इसके बाद आजाद को दिखाया जाता है जो मचान पर अपनी प्रेमिका फरजाना से बात कर रहा था। तभी दारा वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देख कर के फरजाना मचान के अंदर छुप जाती है। दारा आजाद से कहता है कि तुम्हारी प्रेमिका फरजाना बहुत बहादुर है बेटे, इसलिए मैं तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ। ये सुनकर के आजाद बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन ये दोनों की शादी की तैयारियां होने लगती है, फिर शादी की रस्में भी अदा की जाने लगती है। इस दौरान जब दारा बाहर टहलते हुए अपने पिता कासिम से बात कर रहा था, तभी अचानक से मंगोल आग लगे तीर चला करके गांव पर हमला कर देते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मंगोल सेना गांव में घुस करके मारकाट करना शुरू कर देती है और लोगों के घरों को जलाने लगती है। अचानक हुए इस हमले से गाँव वालों को संभलने का मौका नहीं मिल पाता और चारों तरफ अफरा तफरी और भगदड़ मच जाती है। दारा की सेना कारवां भी यहाँ से जा चुकी थी, इसलिए वो अकेले ही मंगोल सेना से लड़ रहा था। वो अकेले ही मंगोल सेना को गाजर मूली की तरह काट रहा था, पर मंगोल सेना की तादाद बहुत ज्यादा थी। वो लोग गांव की औरतों और बच्चों को भी बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। इसी बीच अकेले लड़ रहे दारा को मंगोल सैनिक चारों तरफ से घेर करके पकड़ लेते हैं। गाँव के घर धू धू करके जल रहे थे, जबकि आजाद अपनी प्रेमिका फरजाना को बचाने के लिए उसे मचान के पास ले जाता है और उसे वहीं छुप जाने के लिए कहता है। पर जाफर की गद्दारी की वजह से मंगोल सैनिक वहां पर भी पहुंच जाते हैं। वो लोग आजाद के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं और फरजाना को जबरदस्ती उठा करके ले जाते हैं अपने साथ। इधर गांव के अंदर मंगोल सेनापति और तोमोर के सैनिक पकड़े गए दारा को तोमोर के पास ले जाते हैं। तोमोर दारा से कहता है कि हमारे राजा पाशा ने तुम्हारे पास एक संदेश भिजवाया था कि चुपचाप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो और अपने पिता को हमारे लिए बंदूकें बनाने के लिए भेज दो, क्योंकि उनमें बंदूकें बनाने का हुनर है। पर तुमने हमारे राजा का आदेश नहीं माना, तब मजबूर होकर के हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा। दारा कहता है कि तुम लोग कायरों की तरह रात में हमला करते हो, वो भी तब जब मेरे बेटे की शादी हो रही थी और हमारी फौज कारवां में गई है। ये सब करके तुम अपने आप को बहादुर समझते हो। अब मंगोल सेनापति तोमोर दारा के बाप कासिम से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हमारे राजा पाशा की अधीनता स्वीकार करके उनके लिए हथियार बनाओ, या फिर मैं तुम्हारी जनजाति के ज्यादातर लोगों को मार दूं और बाकियों को गुलाम बना लूं। कासिम कहता है कि मैं और मेरी जनजाति के लोग किसी भी मंगोल की गुलामी नहीं करेंगे। वहीं पर मंगोल सेना से मिल चुका जाफर दारा से कहता है कि सेनापति तोमर की बात मान लो और पाशा को अपना राजा मानकर उसके लिए काम करना शुरू कर दो। दारा कहता है कि तुम इतने बड़े गद्दार निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मुझे समझ में आया कि यहाँ की सारी जानकारी मंगोलों को किसने दी। हमारे साथ तो पजामे में पेशाब कर देता था और अब तो मुझे ही समझा रहा है। जाफर कहता है कि तुम्हारी वजह से गांव वालों को तकलीफ झेलनी पड़ेगी। दारा कहता है कि चुप रह कायर पैंट में पेशाब करने वाले। इतना कहकर के वो उस पर हंसने लगता है। इससे जाफर का खून खोल उठता है और वो तलवार मार कर के दारा की गर्दन उड़ा देता है। अगले दिन मंगोल सैनिक सभी गाँव वालों को पकड़ कर के गुलाम बना लेते हैं और उन्हें ले जाते हैं अपने साथ। ये लोग गाँव की पकड़ी गई औरतों और लड़कियों को अलग रखते हैं। मंगोल सेनापति तोमोर इनमें से खूबसूरत औरतों और लड़कियों को अपने लिए छांट रहा होता है। इस दौरान जब वह फरजाना के पास पहुंचता है, तब फरजाना अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके सामने कीड़ा खा लेती है, जिससे तोमर को लगता है कि यह कोई मलेच्छ जंगली लड़की है, इसलिए वो उसे अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता। फिर जब सेनापति तोमर वहाँ से आगे बढ़ जाता है तो जाफर वहाँ पर आता है। मंगोल शासक पाशा ने उसे अपना जासूस बनाया हुआ था। जाफर फरजाना के गाँव का ही था, इसलिए वो दासी से कहता है कि इस लड़की को मेरे
कमरे में ले जाओ। उधर जब आजाद को होश आता है और जब वो अपने गांव में जाता है तो उसे वहां कई गांव वालों की लाशें पड़ी मिलती है। उसके बाप दारा का कटा हुआ धड़ गेट के बाहर लटका हुआ था और जला हुआ गांव पूरी तरह से वीरान हो चुका था। आजाद की हंसती खेलती जिंदगी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुकी थी। उसका विद्वान बनने का सपना भी पूरी तरह से टूट चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस दुनिया में अकेले करे तो क्या करे। फिर वो अपने पिता की लाश को उठा कर के ले जाता है कब्रिस्तान में और उन्हें दफना करके वहीं पर बैठ जाता है। तभी एक दूसरी घुमक्कड़ जनजाति का सरदार ओमार आता है वहाँ पर। वो आजाद से पूछता है कि तुम्हारे गांव में क्या हुआ था। तब आजाद बताता है कि मंगोलों ने आक्रमण करके सब कुछ बर्बाद कर डाला। ओमार कहता है कि अगर तुम अकेले बचे हो तो मेरे कारवां में शामिल हो जाओ। आजाद कहता है कि मुझे किसी के साथ शामिल नहीं होना, जो भी करूँगा मैं अकेले ही करूँगा। इतना कहकर के आजाद वहाँ से जाने लगता है। तब ओमार अपने सेनापति मुर्तजा से कहता है कि सैनिकों से कहो इसे पकड़ ले, हम इससे गुलामी करवाएंगे। जब ओमार के सैनिक आजाद को पकड़ने की कोशिश करते हैं तब आजाद फुर्ती दिखाते हुए ओमार के कुछ सैनिकों को मार देता है और उनमें से एक सैनिक का घोड़ा लेकर के भागने लगता है वहाँ से। तभी ओमार एक तीर मार कर के घायल कर देता है उसे, लेकिन तब तक आजाद उनकी पहुँच से बहुत दूर जा चुका था। अगले सीन में मंगोल शासक पाशा को दिखाया जाता है। उसके सैनिक आजाद के दादा कासिम को उसके सामने पेश करते हैं। पाशा उससे कहता है कि तुम्हें अब तक इसलिए नहीं मारा गया, अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मेरे लिए हथियार और बारूद बनाने होंगे। उधर जब आजाद को होश आता है तो वो एक अनजान जगह पर लेटा हुआ था और उसके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी। उसके पास बैठा हुआ एक आदमी उसे बताता है कि मैं एक ज्योतिषी हूँ और मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है, पर तुम दुश्मन हो या दोस्त इसके बारे में मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगानी पड़ी। दूसरी तरफ पाशा का सेनापति तोमोर हथियार बनाने वाले गोदाम में कासिम को जंजीरों से बांध कर के टॉर्चर कर रहा था। तभी वहाँ पर जाफर पाशा के साथ आकर के कासिम को काम करने के लिए आखिरी बार समझाने की कोशिश करता है। इसके बाद जाफर अपने कमरे में जाता है जहाँ पर उसने फरजाना को रखा हुआ था। फरजाना उससे कहती है कि तू एक गद्दार है, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाफर कहता है कि तुम मेरे गाँव की हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बचा कर के अपने कमरे में ले आया, नहीं तो सेनापति तोमोर और बाकी सैनिक तुम्हें गुलाम बना कर के रोजाना तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाते, जिससे तुम खुद ही अपने आप को खत्म कर लेती। फरजाना कहती है कि मैं आजाद से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहूंगी। तुम्हारी वजह से हमारे कितने गांव वाले मारे गए और कितने लोगों को मंगोलों ने गुलाम बना लिया। जाफर कहता है कि अगर मैं ना होता तो पता है ये लोग तुम्हारा क्या हाल करते। यहाँ मेरे कमरे में तुम महफूज हो, तुम्हें यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम खुद मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी। वहीं दूसरी तरफ आजाद के पास बैठे हुए उस ज्योतिषी को दिखाया जाता है। आजाद उसे अपने साथ घटी अब तक की सारी घटना के बारे में बताता है। ज्योतिषी आजाद से कहता है कि अगर तुम मंगोलों से बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, इसके बाद ही तुम हमारे देश में हर जगह कब्जा कर चुके मंगोलों से मुकाबला कर पाओगे। इतना कहने के बाद वो आजाद की हथकड़ियों को खोल देता है। फिर आजाद वहाँ से आगे बढ़ता है और पहुँच जाता है अपने गाँव में। वहाँ वो फरजाना को याद करते हुए भट्टी में अपने लिए हथियार बनाता है। फिर पिता के दिए हुए तीर से तीरंदाजी की प्रैक्टिस करता है। इसी प्रैक्टिस के दौरान उसके पिता का बाज उसके पास आता है। तब आजाद फरजाना के नाम एक चिट्ठी लिख कर के भेज देता है उसके साथ। उधर जाफर की माँ फरजाना के कमरे में काम करने वाली सेविका को जहर देकर के मार देती है। ये देख कर के फरजाना डर जाती है। तब जाफर की माँ कहती है कि मैंने इसे इसलिए मारा क्योंकि ये यहाँ की बातें पाशा को बता सकती थी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे जाफर से शादी कर लो, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। लेकिन फरजाना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। वहीं आजाद अब पहले से बेहतर हो चुका था। फिर एक दिन वह बाजार में योद्धाओं के अखाड़े में जाता है जहां लोग जीतने वाले लड़ाके पर पैसे लगा रहे थे। वहीं दूसरी जनजाति के सरदार ओमार का सेनापति मुर्तजा भी अपने लड़ाके के साथ आया हुआ था। मुर्तजा का लड़ाका जीत रहा होता है जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी आजाद उसे चैलेंज कर देता है अपने साथ लड़ने के लिए। ये देख कर के वहाँ पर मौजूद लोग आजाद से कहते हैं कि वो एक खतरनाक हत्यारा है, तुम बेमौत मारे जाओगे। लेकिन फिर भी आजाद अखाड़े के अंदर चला जाता है। मुर्तजा उसे पहचान लेता है कि ये वही लड़का है जिसे हमने पकड़ने की कोशिश की थी। तभी आजाद और मुर्तजा के लड़ाके के बीच में WWE की फाइट शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो रही थी। मुर्तजा का लड़ाका बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए आजाद बार बार उसकी पकड़ में आने से बचने की कोशिश कर रहा था। आजाद जब वार करता है तो उस लड़ाके पर कोई असर नहीं होता, लेकिन उसका एक पंच आजाद
की हालत खराब कर देता है। आजाद मशाल से भी उस पर हमला करता है, लेकिन वो लड़ाका पहले आजाद को जमीन पर पटकता है, फिर उसे उठा कर के फेंक देता है अखाड़े से बाहर। लेकिन अपने बाप की तरह जिद्दी आजाद हार नहीं मानता और एक रस्सी उठा कर के फंसा देता है छत के हुक पर। फिर वो तेजी से रस्सी का दूसरा सिरा डाल देता है उस लड़ाके की गर्दन में, फिर उसे लटका देता है फांसी के फंदे पर, जिससे उस लड़ाके की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख कर के वहाँ पर मौजूद लोगों में सन्नाटा पसर गया था। वहीं मुर्तजा अपने आदमियों से कहता है कि इस लड़के का काम तमाम कर दो, लेकिन आजाद कूद कर के मुर्तजा से सिक्कों वाला कटोरा छीन लेता है और कहता है कि अब मैं पहले वाला आजाद नहीं हूँ। इसके बाद वो भाग जाता है वहाँ से। जब वह बाजार में पहुँचता है तो एक जगह पर उसे कुछ सैनिक मिलते हैं जो उसे उसके पिता के सेनापति करीम के पास ले जाते हैं। करीम आजाद को बताता है कि जब हम गांव पहुंचे तो वहां पर सब कुछ खत्म हो चुका था, हमें लगा कि कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन शुक्र है कि तुम जिंदा बच गए। आजाद करीम से कहता है कि हमारे बाकी सैनिक कहाँ है, मुझे मंगोलों से अपने लोगों और फरजाना को आजाद करवाने के लिए उनकी जरूरत है। करीम कहता है कि छोटे मालिक, हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, हमारे पास अब सिर्फ मुट्ठी भर सैनिक हैं और इतने से सैनिकों को लेकर के हम विशाल मंगोलों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनसे लड़ने का मतलब है मौत के मुंह में जाना। आजाद कहता है कि मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करो। फिर अगले सीन में हमें उमार का कारवां दिखाया जाता है। आजाद भी घोड़े पर सवार होकर के पीछा करने लगता है उनका। थोड़ी देर बाद जैसे ही कारवां के लोग आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, आजाद एक भाला फेंक कर के मुर्तजा को मार डालता है। अब इससे पहले कि उमार को समझ पाता, आजाद अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ उमार के कारवां पर हमला करके उसके कई सैनिकों को मार देता है, जिससे वहां पर भगदड़ मच जाती है। इससे मौका पाकर गुलाम बनाए गए लोग वहां से भाग जाते हैं। आजाद के आदमी उमार को पकड़ कर के आजाद के सामने लाते हैं। आजाद उससे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस पर उमार कहता है कि तुम कल के लड़के मुझे ऑर्डर दोगे। ये सुनते ही आजाद तलवार से उसका एक हाथ उड़ा देता है। इससे उमार डर जाता है और उसकी बात मान लेता है। तब आजाद उसे एक पत्र देते हुए कहता है कि इसे मंगोल शासक पासा तक पहुंचा देना। दूसरी ओर वो बाज फरजाना को ढूंढकर उस तक आजाद का पत्र पहुंचा देता है। फरजाना भी बाज के जरिए वहां का हाल और कुछ जानकारियां आजाद तक पहुंचा देती है। उधर उमार भी आजाद का पत्र लेकर के पासा के पास पहुंच गया था। जब वो पत्र को खोल कर के देखता है तो उसमें अलग अलग भाषाओं में पहेलियों की तरह कुछ बातें लिखी हुई थी। पाशा कहता है कि ये कौन है और हमसे क्या चाहता है। उमार कहता है कि मैं उसे नहीं जानता, बस वो आंधी की तरह आया और उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन जाफर समझ जाता है कि जरूर ये पत्र आजाद ने भेजा है, इसलिए वो कमरे में जाता है फरजाना के पास और उसे कहता है कि आजाद जिंदा है, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। इतना कहकर कि वो फरजाना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी मुर्तजा एक सैनिक के साथ वहाँ पर आता है और जाफर के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब जाफर को होश आता है तो वो जंजीरों से जकड़ा हुआ था और मुर्तजा उसके सामने खड़ा था। वो जाफर से कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुमने मुझे धोखा दिया। इतना कहकर के वो जाफर को मार करके घायल कर देता है। तभी जाफर की माँ दूध लेकर के आती है और मुर्तजा से कहती है कि मालिक इसे पी लीजिए। मुर्तजा को डाउट होता है, इसलिए वो दूध जाफर को पिला देता है। अब दूध में जहर होने की वजह से जाफर की मौत हो जाती है। ये देख कर के उसकी माँ रोने लगती है। रात का वक्त होता है और सैनिक मुर्तजा को किले की छत पर ले जाते हैं। किले के बाहर मैदान में हर जगह आग जलती हुई दिखाई देती है। पाशा मुर्तजा से कहता है कि कुछ सैनिकों को भेज कर के पता करो कि आखिर ये हो क्या रहा है, कहीं कोई दुश्मन षड्यंत्र करके हमला करने के लिए तो नहीं आ रहा। तब पता करने के लिए मुर्तजा कुछ सैनिकों को भेज देता है किले से बाहर। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर के आजाद किले के अंदर घुस जाता है और तलाश करना शुरू कर देता है फरजाना और अपने लोगों की। रास्ते में जो भी सैनिक उसके सामने आता है वो बड़ी ही सावधानी से उनका काम तमाम करके आगे बढ़ जाता है। वहीं फरजाना किले की दूसरी तरफ की छत पर खड़ी थी। तभी मुर्तजा उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग पाओगी? याद रखना, यहाँ से बाहर सिर्फ तुम्हारी लाश जाएगी। तुम्हारा पहला प्रेमी आजाद पता नहीं कहाँ है और तुम्हारे दूसरे प्रेमी जाफर को भी जहर देकर के मार दिया गया है। अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ बिस्तर पर चलो तो मैं तुम्हें यहाँ के गुप्त रास्तों से बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन जब फरजाना इसके लिए तैयार नहीं होती तब मुर्तजा उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी आजाद आ जाता है और मुर्तजा को लेकर के कूद जाता है नीचे। यहाँ पर दोनों के बीच में शुरू हो जाती है घमासान WWE की फाइट। आखिरकार आजाद उसकी गर्दन में चाकू मार कर के काम तमाम कर देता है उसका। तभी फरजाना उसके पास आकर के कहती है, इससे पहले कि बाकी सैनिक यहाँ पर आ जाएं, गुलाम बनाए गए गांव के लोगों को आजाद करके यहाँ से चलो। इसके
बाद ये दोनों कैद खाने में जाते हैं और अपने लोगों को आजाद करके वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इस दौरान यहाँ आजाद को उसके दादाजी भी मिलते हैं। वो उनसे कहता है कि मुझे लगा इन लोगों ने आपको भी मार दिया होगा, इसलिए जल्दी से हमारे साथ चलो। उसके दादा कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं यहीं पर रहूंगा ताकि यहाँ के राज तुम तक पहुँचा सकूं। ये सुनकर के आजाद वहाँ से निकल जाता है। सुबह पासा के सैनिक देखते हैं कि किले के अंदर उनके कई सैनिकों की लाशें पड़ी है और गुलाम गाँव वाले भाग चुके हैं। इधर कैद से निकले गाँव वाले अपने सेनापति करीम के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ आजाद फरजाना से कहता है कि तुम यहीं कारवां में रुको, मैं जल्दी ही लौटूंगा। अगले सीन में पासा को दिखाया जाता है जब वह सुबह किले के बाहर जाता है तो देखता है कि ढेर सारी मशालें लगी हुई थी। वो अपने नए सेनापति से कहता है कि रात में इतनी सारी मशालें जलाकर के हमें गुमराह किया गया और इसी की आड़ में किले के अंदर घुसपैठ की गई। इसके बाद पासा सेनापति से कहता है कि तुम किले में जाकर के बाकी का काम देखो। और जब खुद अकेले यहाँ खड़ा होकर के कुछ सोच रहा था तभी आजाद उसके पास आता है और कहता है कि ये सब कुछ मैंने किया था पाशा, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा हमारा देश छोड़ने के लिए। इसी दौरान एक अजनबी योद्धा घोड़े पर आता है और एक ही झटके में पाशा की गर्दन उड़ा देता है। तभी आजाद का सेनापति भी आता है। आजाद उससे पूछता है कि ये योद्धा कौन था। सेनापति कहता है कि इस लड़के का नाम जलाल था जो मंगोलों को भगाने के लिए एक बड़ी सेना बना रहा है। अब आजाद और उसके लोग भी जलाल की सेना के साथ मिल जाते हैं और अब युद्ध के मैदान में मंगोलों और जलाल की सेनाएं आमने सामने होती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी बोर्न आउट ऑफ द एसेज खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।